फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से स्टार्ट हम करते हैं आज का टॉपिक, जो कि 2.11 नंबर का टॉपिक है। तो न्यूज़ के अंदर क्यों है फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, पूरा ओवरऑल है ना। तो फर्स्ट फेज ऑफ द फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम जो है इज प्लान्ड एट द कोलकाता, वाराणसी, पुणे, विजयवाड़ा, बेंगलोर, दिल्ली एंड हैदराबाद के जो एयरपोर्ट्स है वहाँ पे मार्च 2023 से फर्स्ट जो फेज है फेस रिकॉग्निशन सिस्टम का वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। कहाँ पे? एयरपोर्ट्स। काफ़ी आसानी हो जाएगी इसकी वजह से और काफ़ी फास्ट हो जाएगा पूरा प्रोसीजर। अभी काफ़ी टाइम जो लगता है, डिले जो होता है काफ़ी, है ना, वो कम हो जाएगा काइंड ऑफ, है ना। तो FRS इज ए पार्ट ऑफ डिजी यात्रा इनिशिएटिव। डिजी यात्रा इनिशिएटिव का पार्ट है FRS जो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का ये पूरा प्रोग्राम है जो आपका इनिशिएटिव है, डिजी यात्रा इनिशिएटिव। और इसका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ है कि प्रमोट करना है सीमलेस एंड हैसल फ्री एक्सपीरियंस एट एयरपोर्ट के ऊपर जो है आपका सीमलेस और हैसल फ्री एक्सपीरियंस हो, इसके लिए ये पूरा सिस्टम लाया गया है काइंड ऑफ, है ना। एंड साइमल्टेनियसली इम्प्रूविंग द सिक्योरिटी। आगे बताया गया है कि गवर्नमेंट इज लुकिंग टू मेक टिकट बुकिंग, एयरपोर्ट एंट्री एंड बोर्डिंग पास, सिक्योरिटी चेक इन डिजिटल। ये सब कुछ डिजिटल करना चाहती है गवर्नमेंट, ताकि रफ्तार को बढ़ाया जा सके, है ना। और जो टाइम वेस्ट होता है लोगों को, उसको रोका जा सके। तो देखो हाउ फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले वो कैप्चर कर लेगा एंड स्कैन कर लेगा आपके फेस को, एक्सट्रैक्ट कर लेगा फेशियल जो डाटा है ना, ये वेक्टर्स वगैरह के थ्रू एंड काइंड ऑफ पूरा डायमेंशंस बना लिए गए हैं। और इनके थ्रू आपका जो फेशियल डाटा है वो पूरा इन्होंने आपसे एक्सट्रैक्ट कर लिया है काइंड ऑफ, है ना। फिर इसको जब भी आगे क्या होगा कि कंपेयर किया जाएगा डाटाबेस से, जब भी आप जाएंगे वहाँ पे तो, और मैच यदि आइडेंटिफाई करता है मीन्स कि आप ऑथेंटिक हो, आपको ज़्यादा सिक्योरिटी चेक से गुजरने की फिर रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो जो आपका डिजी यात्रा फाउंडेशन है हैज़ बीन सेटअप एज ए जॉइंट वेंचर कंपनी फॉर क्रिएटिंग डिजी यात्रा सेंट्रल इकोसिस्टम। एक डिजी यात्रा फाउंडेशन स्टार्ट किया गया है, सेटअप किया गया है काइंड ऑफ जॉइंट वेंचर कंपनी के तौर पे, और ये डिजी यात्रा सेंट्रल इकोसिस्टम को पूरा क्रिएट करेगा। तो थोड़ा और देखते हैं फेशियल रिकॉग्निशन जो सिस्टम है उसके बारे में, थोड़ा और जानते हैं क्या है। तो FRS जो होता है ये एक वे होता है आइडेंटिफाई करने का और कंफर्म करने का, और कंफर्म करने का एक इंडिविजुअल जो है उसकी आइडेंटिटी को यूजिंग देयर फेस। इट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई पीपल इन फोटोज वीडियोज, और रियल टाइम में आइडेंटिफाई करने के लिए लोगों को किया जा सकता है। कंप्यूटर एल्गोरिथम मैप यूनिक फेशियल लैंडमार्क्स। तो इसमें जो कंप्यूटर की एल्गोरिथम होती है वो जो लाइक काइंड ऑफ ऐसी एल्गोरिथम होती है कि यूनिक फेशियल लैंडमार्क्स को वो क्या करती है, पूरी तरह से मैप करती है, सच एज शेप ऑफ द चीक के जो बॉन्स है, आपके चीक बॉन्स जो है उनको देखेगी, कंटोर्स ऑफ लिप्स देखेगी एंड कन्वर्ट देम इनटू ए न्यूमेरिकल कोड के अंदर कन्वर्ट करके फेस प्रिंट आपका क्रिएट कर दिया जाएगा। और वेरिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन के लिए सिस्टम कंपेयर्स फेस प्रिंट को जनरेट मतलब कंपेयर करेगा आपस में, एंड बिहाफ ऑफ दैट आपको आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा इसमें सिस्टम होता है। तो इसमें क्या होता है, एप्लीकेशंस ऑफ फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हो सकते हैं। एक तो हमने देखा कि एयरपोर्ट पर रिकॉग्नाइज आपको करने के लिए और फास्ट एक सीमलेस और हैसल फ्री एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड किया जा सके, उसके लिए तो इसकी उपयोगिता है ही। साथ ही साथ में और भी काफ़ी जगह उपयोगिता हो सकती है। कंसर्न्स भी इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे रहते हैं, वो भी देखते हैं। कंसर्न्स अगेंस्ट द फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम क्या है। कैन बी यूज फॉर स्टेट स्पॉन्सर्ड मास सर्विलेंस। तो मास सर्विलेंस किया जा सकता है स्टेट स्पॉन्सर्ड, यदि एक्चुअली में बेसिकली फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को लेवल पे किया गया तो ये गलत हो सकता है। प्राइवेसी के कंसर्न्स हो सकते हैं। पोटेंशियल वायलेशन ऑफ ड्यू प्रोसेस इन एब्सेंस ऑफ ए डाटा प्रोटेक्शन लॉ, क्योंकि अभी डाटा प्रोटेक्शन लॉ आ नहीं पाया है, ठीक है। आप ड्राफ्ट किया गया था, बिल वापस ले लिया गया, अभी डाटा प्रोटेक्शन लॉ आ नहीं पाया, तो एब्सेंस है अभी डाटा प्रोटेक्शन लॉ का, है ना। तो इन दैट सिचुएशन वायलेशन हो सकता है, पोटेंशियल विटिएशन पॉसिबल है काइंड ऑफ, है ना। आगे हम बताया कि बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। तो ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग एट चेक पॉइंट्स लाइक एंट्री पॉइंट, सिक्योरिटी चेक के ऊपर ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग हो जाएगी, तो हैसल फ्री हो जाएगा पूरा एक्सपीरियंस, काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव हो जाएगा लोगों का। अभी लोग काफ़ी बार एयरपोर्ट पे जब जाते हैं तो बहुत लंबा टाइम उनको लग जाता है, तो वो सब टाइम है जो कम हो जाएगा। और ये फैसिलिटेट भी करेगा क्राइम की इन्वेस्टिगेशन के अंदर, और इन्फॉर्मेशन थोड़ी ईजी और फास्टर हो जाएगी एनालिसिस करना। आइडेंटिफिकेशन होगा क्रिमिनल्स का, मिसिंग जो चिल्ड्रंस है उनका, पर्सनस का, और अनआइडेंटिफाइड डेड जो बॉडीज़ है सबको यहाँ पे देख लिया जाएगा। अब देखते हैं हम 2.12 नंबर का जो टॉपिक है वो है एक्सटेंडेड रियलिटी। व्हाट इज एक्सटेंडेड रियलिटी? आपने ऑगमेंटेड रियलिटी सुना होगा ना, एक आपने सुना होगा वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, है ना, ये तो साइंटिफिक जो टर्म्स हैं वो। आज हम एक्सटेंडेड रियलिटी को देखते हैं ये क्या होता है। तो मेटी जो है मिनिस्ट्री जो है, मेटी मेटी ही में एम मिनिस्ट्री को डिनोट कर रहा है वैसे।
तो मेटी ने स्टार्टअप हब एंड मेटा कोलैबोरेट टू, है ना, स्टार्टअप हब। तो यहाँ पे हुआ क्या है, मेटी का जो स्टार्टअप हब है और मेटा ने कोलैबोरेट किया है टू एक्सेलरेट XR टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स इन इंडिया। तो एक्सटेंडेड रियलिटी की जो टेक्नोलॉजीज हैं स्टार्टअप्स को कुल मिला के कोलैबोरेट किया है मेटा ने, और स्टार्टअप हब जो मेटी का है उन्होंने एक्सेलरेट करना है टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स इन इंडिया जो XR के अंदर काम कर रही है। XR एक्सटेंडेड रियलिटी क्या होती है, काइंड ऑफ, है ना। तो इसको बताया गया, देखो, एक ऑगमेंटेड रियलिटी मैंने बताया था, एक मिक्स्ड रियलिटी होती है, एक वर्चुअल रियलिटी। तो होता क्या है, कलेक्टिव टर्म्स अप्लाई टू इमर्सिव इमर्सिव एक्सपीरियंसेस इनकॉर्पोरेटिंग, जस्ट मिनट, collective term applied to immersive experiences incorporating varying degrees of digital and real information। है, तो देखते हैं कि एक्सटेंडेड रियलिटी होती क्या है। तो यहाँ पे बताया गया है काइंड ऑफ कि यहाँ पे जो आपका डिजिटल और रियल इन्फॉर्मेशन है उसको एक तरह से मिला के और काइंड ऑफ एक नई काइंड ऑफ रियलिटी जनरेट करना है ना, यहाँ पे ये बताया गया है। तो पोटेंशियल एप्लीकेशंस ऑफ XR देखने से पहले हम देखते हैं कि होता क्या है। ऑगमेंटेड रियलिटी तो आपको पता ही है क्या होती है ना, एक मिक्स्ड रियलिटी होती है। ऑगमेंटेड रियलिटी मतलब कि चीज़ें एक्चुअली में रियल है, वर्चुअल नहीं है, बट उनकी रियलिटी को एनहेंस कर दिया गया है, उसमें कुछ और ऐड वैल्यू कर दिया गया है, तो उसको ऑगमेंटेड रियलिटी। तो इसमें क्या होता है कि विजुअल एलिमेंट्स इंटीग्रेटेड इनटू ए रियल एनवायरनमेंट, ठीक है, ऐसा कर दिया जाता है ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर। मिक्स्ड रियलिटी क्या होती है, यूजर जो है इंटरेक्ट्स विद रेस्पॉन्सिव वर्चुअल एलिमेंट्स इंटीग्रेटेड इनटू ए रियल एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, वर्चुअल जो एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पे तो विजुअल एलिमेंट्स है इसमें ऑगमेंटेड रियलिटी में, तो और उनको एनवायरनमेंट के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, रियल एनवायरनमेंट के साथ में विजुअल एलिमेंट्स को। यहाँ पे वर्चुअल एलिमेंट्स को, मिक्स्ड रियलिटी में वर्चुअल एलिमेंट्स को इंटीग्रेट किया जाएगा रियल एनवायरनमेंट के साथ में। और वर्चुअल रियलिटी क्या होती है, ये क्या होगा, इमर्ज्ड इन एन इंटरैक्टिव डिजिटल जनरेटेड एनवायरनमेंट पूरा इसके अंदर क्रिएट होता है, काइंड ऑफ, है ना, वर्चुअल रियलिटी के अंदर। तो ये एक्चुअली में AR MR और VR के बारे में बताया गया है, काइंड ऑफ, है ना। पोटेंशियल एप्लीकेशंस ऑफ XR देखे हमने ना, एक्सटेंडेड रियलिटी क्या होता है। तो एक्चुअली में एक्सटेंडेड रियलिटी के लिए इन्होंने बोल दिया है कि ऑगमेंटेड रियलिटी को भी इन्होंने एक्सटेंडेड रियलिटी का मान लिया है, मशीन मिक्स्ड रियलिटी को मान लिया है, वर्चुअल रियलिटी को मान लिया है। तो ये सभी सब पार्ट्स ऑफ लाइक एक्सटेंडेड रियलिटी है। वो एक्सटेंशन डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ हो सकता है, लाइक ऑगमेंटेड रियलिटी के फॉर्मेट में हो सकता है, मिक्स्ड रियलिटी के फॉर्मेट में हो सकता है, और वर्चुअल रियलिटी के फॉर्मेट में हो सकता है, ठीक है। पोटेंशियल एप्लीकेशंस ऑफ XR यदि हम देखें तो इससे क्या होगा, मेडिसिन के एरिया में क्या होगा, ट्रेन सर्जन्स बाई इनेबलिंग इंटरेक्शन विद 3D इमेजेस। तो 3D इमेजेस के साथ इंटरेक्शन को बढ़ा के, दिखा के और ट्रेन किया जा सकता है सर्जन्स को। एंटरटेनमेंट हो सकता है, गेमिंग इंडस्ट्री में काफ़ी वाइटल रोल हो सकता है इसका। शार्पर सिमुलेशन एंड एनालिसिस ऑफ द इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन हो सकता है। एजुकेशनल एप्लीकेशंस बाय ऑगमेंटेड रियलिटी रहेगा। एंड एड रिमोट वर्क, है ना, तो दूर का जो वर्क है उसमें सहायता इससे मिल। अब देखते हैं 2.13 नंबर का टॉपिक, जो कि है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID टेक्नोलॉजी। काफ़ी फेमस टेक्नोलॉजी है, काफ़ी न्यूज़ के अंदर चल रही है, फास्टैग वगैरह इन सब चीज़ों की वजह से। तो देखते हैं कि RFID टेक्नोलॉजी होती क्या है। तो दिल्ली एयरपोर्ट हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन एयरपोर्ट टू इंट्रोड्यूस RFID इनेबल्ड टैग टू ट्रैक चेक इन लगेज। तो चेक इन लगेज को चेक करने के लिए, काइंड ऑफ, है ना, तो यहाँ पे RFID ये टेक्नोलॉजी को वहाँ पे यूज में लिया जा रहा है। तो देखते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ द वायरलेस टेक्नोलॉजी की यहाँ पे बात की गई है। एक तो RFID की बात की गई है, QR की बात की गई है, और एक NFC नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात की गई है। देखते हैं सबको। RFID में एक वायरलेस सिस्टम होता है पूरा, जो कि कंप्राइज ऑफ होता है, 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं इसमें, टैग्स एंड रीडर्स। टैग्स होते हैं और रीडर्स होते हैं। QR के अंदर आपको पता है एक 2 डायमेंशनल वर्जन ऑफ ए बार कोड होता है, बार कोड का एक 2 डायमेंशनल वर्जन है ये, ठीक है, दैट कैन बी रीड इजिली बाई डिजिटल डिवाइस। और आपका यदि हम NFC की बात करें तो ये शॉर्ट एंड वायरलेस कनेक्टिविटी होती है, जो कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन को इनेबल करती है डिवाइसेज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन क्विकली एंड इजिली विद ए सिंगल टच, ठीक है। तो सिंगल टच के साथ ये काम हो जाता है। वर्किंग रेंज की यदि बात करें तो RFID की टेक्नोलॉजी की जो वर्किंग रेंज होती है, रीड डिस्टेंस डिपेंड अपॉन दी फ्रीक्वेंसी के ऊपर, जो रीडिंग की डिस्टेंस है वो डिपेंड करेगी। 300 गीगाहर्ट्ज़ की यदि फ्रीक्वेंसी है ना, से लेके इसकी जो फ्रीक्वेंसी वो 300 गीगाहर्ट्ज़ से लेके 9 किलो हर्ट्ज़ तक हो सकती है। तो अकॉर्डिंग टू दैट फ्रीक्वेंसी कितनी दूर से इसको रीड किया जा सकता है वो डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे आइडियल स्कैनिंग साइज ऑफ द डिस्टेंस रेशो 1:10 बताया जाता है। आइडियल स्कैनिंग 1:10 होती है और के अंदर। नियर फील्ड कम्युनिकेशन एनेबल्ड जो डिवाइस होते हैं मस्ट बी आइदर फिजिकली टच करना होगा उनको विद इन अ फ्यू सेंटीमीटर्स फ्रॉम ईच अदर और फॉर डाटा ट्रांसफर, तो मतलब काफ़ी नज़दीक इसमें लाना होगा। अदर की इन्फॉर्मेशन इसमें डू नॉट रिक्वायर डायरेक्ट लाइन ऑफ द साइट टू बी रीड। यहाँ पे डायरेक्ट लाइन ऑफ द साइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है RFID के अंदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखना। सीधा क्वेश्चन में आ सकता है कि RFID में डायरेक्ट लाइन ऑफ द साइट की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। डाटा स्टोर्ड इन RFID टैग कैन बी अपडेटेड इन रियल टाइम में इनको अपडेट किया जा सकता है। यहाँ पे लाइन ऑफ साइट की रिक्वायरमेंट होती है, ध्यान रखना है आपको। QR के अंदर नो रियल टाइम ट्रैकिंग पॉसिबल,
लेयर। और यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन क्विकली एंड इजीली विद ए सिंगल टच होता है। तो यहाँ पे सिंगल टच करवाना होता है ना, काइंड ऑफ। तो ये बताया गया है। इंडिया स्टैक को देखते हैं, है ना। इंडिया स्टैक क्या है, 2.14 नंबर का जो टॉपिक है। तो इसके बारे में बताया गया है, इंडिया स्टैक नॉलेज एक्शन 2022 हेल्ड रिसेंटली। तो इंडिया स्टैक नॉलेज एक्शन 2022 में रिसेंटली अभी हुआ है क्या ये। अर्लियर इंडिया ऑल्सो लॉन्च, पहले भी इंडिया ने अपना इंडिया स्टैक लॉन्च किया है। इंडिया स्टैक ग्लोबल ए सिंगल रिपोजिटरी है ऑफ ऑल मेजर प्रोजेक्ट्स ऑन इंडिया स्टैक। इंडिया स्टैक डॉट ग्लोबल अलाउज टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द ग्लोबल डिजिटल पब्लिक गुड रिपोजिटरी, है ना। तो इसके जरिए काम करता है। 4 टेक्नोलॉजी लेयर्स ऑफ इंडिया स्टैक की 4 टेक्नोलॉजी की लेयर्स है, ठीक है। क्या क्या है, एक तो है प्रेजेंसलेस लेयर, एक है पेपरलेस लेयर, एक है कैशलेस लेयर, एक है कंसेंट लेयर। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रेजेंसलेस लेयर में वेरी यूनिवर्सल बायोमेट्रिक डिजिटल आइडेंटिटी अलाउज पीपल टू पार्टिसिपेट इन एनी सर्विस फ्रॉम एनीवेयर इन द कंट्री। तो ये क्या हो गया, प्रेजेंसलेस। नाम से पता चल रहा है कि प्रेजेंसलेस मतलब प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। पेपरलेस और ये सभी चीज़ें बताई गई है इसके अंदर, है ना। अब आगे देखते हैं अबाउट इंडिया स्टैक। इंडिया स्टैक है क्या, एक कलेक्शन ऑफ ओपन एपीआईज है ये, एंड डिजिटल पब्लिक गुड्स, है ना। ओपन एपीआई और डिजिटल पब्लिक गुड्स जो है, डिजिटल पब्लिक गुड्स बट डिजिटल, है ना। इनका कलेक्शन है एक तरीके से। एपीआई स्टैंड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ध्यान रखना फुल फॉर्म। तो इट अलाउज टू एप्लीकेशन टू टॉक टू ईच अदर। ये दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से बात करने के लिए सक्षम बनाता है। इंडिया स्टैक इंक्लूड्स एपीआई ऑफ आधार, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, कोविन, डिजिलॉकर, आरोग्य सेतु, ई संजीवनी, उमंग, दीक्षा, ईटीसी। तो इंडिया स्टैक के अंदर ये सब चीज़ें आती हैं। इसका जो एम है, टू अनलॉक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ऑफ आइडेंटिटी डेटा एंड पेमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन स्केल, ठीक है। तो ये इसके एम है काइंड ऑफ। 2.15 नंबर का जो टॉपिक है उसमें अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ बताई गई हैं, तो इनको देख लेते हैं हम काइंड ऑफ, है ना, कि अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या क्या है। तो 2.15.1 बताया गया है, इनिशिएटिव्स, गाइडलाइंस, प्रोग्राम्स, फॉरम्स वगैरह की बात की गई है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑन व्हाट, ऑन फ्यूचर ऑन इंटरनेट। ये ग्लोबल डिक्लेरेशन हुई है ऑन फ्यूचर, इसके ऊपर ऑन फ्यूचर ऑन इंटरनेट। तो इंडिया ने स्टेज आउट किया है ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर ऑन इंटरनेट से, ठीक है। इट इज ए पॉलिटिकल कमिटमेंट है जो आपका ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑन ऑन फ्यूचर ऑन इंटरनेट जो है कि ये पॉलिटिकल कमिटमेंट है दैट एम्स टू कीप इंटरनेट ओपन, फ्री एंड न्यूट्रल। यूएस हो गया आपका, यूरोपियन यूनियन, यूके, कनाडा, ईटीसी साइन, इन्होंने साइन किया है इसको। चाइना, रशिया, इंडिया ने इनका पार्ट नहीं बने हैं, है ना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इंडिया ऑल्सो डिड नॉट साइन दी बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम 2001। काफ़ी इंपॉर्टेंट है साइबर क्राइम के रिगार्डिंग ये कन्वेंशन, बुडापेस्ट कन्वेंशन जिसे बोलते हैं। तो इंडिया ने बुडापेस्ट कन्वेंशन भी साइन नहीं किया है। डेटा शेयरिंग प्रोविजंस ऑफ बुडापेस्ट कन्वेंशन इन्फ्रिंजेज ऑन नेशनल सिक्योरिटी। क्या मतलब हवाला दिया है इसके लिए कि भाई डेटा शेयरिंग जो प्रोविजंस होंगे बुडापेस्ट के अंदर वो नेशनल सॉवरेनिटी जो है, नॉट सिक्योरिटी, नेशनल सॉवरेनिटी को इन्फ्रिंज कर सकते हैं। तो दैट्स वाई वी आर नॉट ज्वाइनिंग, है ना। तो इंडिया ने ऐसा बोला है तो साइन नहीं किया, दैट्स वाई वी आर नॉट साइनिंग इट, ओके। तो प्रेजेंटली इट इज ओनली लीगली बाइंडिंग मल्टीलेटरल कन्वेंशन। तो एकमात्र लीगली बाइंडिंग मल्टीलेटरल कन्वेंशन जो है वो बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम है राइट नाउ, ऑन साइबर क्राइम एंड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। तो ये हो गया कुल मिला के इंडिया ने, जिसको कि इंडिया ने अपने आप को जैसे बाहर रखा है ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर ऑन इंटरनेट। अब देखते हैं इंटरनेट गवर्नेंस के बारे में जानते हैं थोड़ा ना। तो इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IGF 2022 वाज हेल्ड रिसेंटली। तो इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम है ये IGF, जो कि 2022 में रिसेंटली हुआ है। ये इनिशिएटिव है, इट इज़ एन इनिशिएटिव एसोसिएटेड विद UN इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के साथ एसोसिएट ये एक इनिशिएटिव है, मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म है टू डिस्कस पब्लिक पॉलिसी इश्यूज रिलेटेड टू इंटरनेट, ठीक है। और आगे बताया गया इंटरनेट गवर्नेंस इज डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन बाय द गवर्नमेंट्स, प्राइवेट सेक्टर एंड सिविल सोसाइटी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर्स एंड प्रोग्राम दैट shapes use of internet kind of, है ना। It includes like physical infrastructure layer, code of logical layer, content layer and security. It involves IP addresses, domain name system, DNS routing and all these things, है ना। स्टैंडर्डाइजेशन और, ठीक है, सिक्योरिटी प्राइवेट, ये सभी सिक्योरिटी प्राइवेसी सभी चीज़ इसमें इंक्लूड होती है। नो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन इन चार्ज ऑफ इंटरनेट, है ना। मेजर एक्टर्स इसमें इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स, ICANN, IGF इंटरनेट जो कंपनीज हैं सभी इसके क्या हैं काइंड ऑफ मेजर इसके अंदर एक्टर्स हैं। इंडिया ऑल्सो सपोर्ट्स ए मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच इन मैटर ऑन इंटरनेट गवर्नेंस। अब आगे देखते हैं नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी, ये क्या है। तो निक्सी हैज़ एस्टेब्लिश 2 न्यू इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट्स IXP। तो 2 नए इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट्स को एस्टेब्लिश किया गया है वेस्ट बंगाल के अंदर अंडर डिजिटल इंडिया विजन के अंदर। तो IXP जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट्स,
क्या होता है, एक फिजिकल नेटवर्क एक्सेस पॉइंट होता है थ्रू विच प्राइमरी नेटवर्क प्रोवाइडर्स कनेक्ट देयर नेटवर्क्स एंड एक्सचेंज ट्रैफिक। अबाउट निक्सी यदि हम देखें तो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एस्टेब्लिश 2003 के अंदर किया गया है। और फैसिलिटेट क्या करता है ये, है ना, दैट फैसिलिटेट्स द एक्सचेंज ऑफ डोमेस्टिक इंटरनेट ट्रैफिक बिटवीन पेयरिंग आईएसपीज, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच में ये क्या करता है, इंटरनेट ट्रैफिक को क्या करता है, एक्सचेंज, द फैसिलिटी एक्सचेंज ऑफ डोमेस्टिक इंटरनेट ट्रैफिक। तो डोमेस्टिक इंटरनेट ट्रैफिक को ये एक्सचेंज करने का काम करता है, हेल्प करता है उसमें, है ना। तो वो काम करता है ऐसा, है ना। इट ऑल्सो फंक्शंस एज डॉट इन रजिस्ट्री, इंडियाज कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। तो डॉट इन रजिस्ट्री जो है आपकी डॉट इन होता है ना जो, उसके लिए भी डॉट इन रजिस्ट्री के लिए भी काम करता है। इट ऑल्सो फंक्शंस एज डॉट इन रजिस्ट्री, इंडियाज कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन है ये, है ना। एंड इंडियन रजिस्ट्री फॉर इंटरनेट नेम्स एंड नंबर्स लोकेटिंग द रजिस्टरिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेज IPv4 एंड IPv6। आगे देखते हैं, टू अफ्रीका पर्ल्स जो हैं, टू अफ्रीका पर्ल्स जो हैं वो क्या हैं। तो फेसबुक पेरेंट मेटा, फेसबुक का जो पेरेंट कंपनी मेटा है, विल पार्टनर विद भारती एयरटेल टू एक्सपेंड टू अफ्रीका पर्ल्स टू इंडिया। तो ये भारती एयरटेल के साथ एक्सपेंड कर रहा है, मतलब अपनी पार्टनरशिप करके टू अफ्रीका पर्ल्स टू इंडिया। टू अफ्रीका पर्ल्स जो वन ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सब सी केबल सिस्टम, तो वन ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सब सी केबल सिस्टम है जो आपको टू अफ्रीका पर्ल्स है वो, will ultimately interconnect countries in Africa, Asia and Europe. To Africa Pulse will improve connectivity of fixed line broadband internet in India. अब देखते हैं ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क GLN, ये क्या है, ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क है क्या। तो रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अनाउंस किया है एडिशन ऑफ द 3 इंडियन फैक्ट्रीज टू इट्स GLN। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो अपना GLN है ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क के अंदर 3 इंडियन फैक्ट्रीज को एडिशन टू 3 इंडियन फैक्ट्रीज उनको ऐड करने के लिए बोला है, काइंड ऑफ, है ना। GLN इज ए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इनिशिएटिव है, कोलोब्रेशन है विद, इसके साथ कोलोब्रेशन है ये जो है एक कंपनी है विद मैककिन्से एंड कंपनी। तो मैककिन्से एंड कंपनी के साथ ये कोलोब्रेशन है, काइंड ऑफ, है ना। तो GLN इज ए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इनिशिएटिव इन कोलोब्रेशन विद मैककिन्से एंड कंपनी। इट इज ए कम्युनिटी ऑफ ओवर 100 मैन्युफैक्चरर्स दैट आर शोइंग लीडरशिप in applying fourth industrial revolution technology such as the artificial intelligence, 3D printing and big data analytics। तो ये सब बताया गया है। अब देखते हैं RSF को। RSF क्या है, ITU's रीजनल स्टैंडर्डाइजेशन फोरम। तो ये है क्या RSF। तो मिनिस्ट्री जो है हमारी कॉमर्स कम्युनिकेशन जो है, उन्होंने होस्ट किया इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियंस, है ना, RSF फॉर एशिया एंड ओशियनिया रीजन के लिए इन्होंने अभी इसको कंडक्ट किया है, काइंड ऑफ, है ना, होस्ट किया है एक तरह से। तो RSF इज ए प्लेटफॉर्म फॉर एक्सचेंज ऑफ द आइडिया डिस्कसिंग स्टैंडर्डाइजेशन टॉपिक्स लाइक सस्टेनेबल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, रोल ऑफ ITU स्टैंडर्ड्स, इवॉल्विंग डाटा वैल्यू चेन। ITU के बारे में देख लेते हैं क्या, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो है वो है क्या। तो इसके बारे में बताया गया है, यूनाइटेड नेशंस स्पेशलाइज एजेंसी ITU जो है वो फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज ICT एंड फाउंडेड इन 1865 टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल कनेक्टिविटी इन कम्युनिकेशन नेटवर्क। 193 इसके मेंबर्स हैं, स्टेट एज वेल एज 900 कंपनीज के अंदर हैं मेंबर, यूनिवर्सिटीज, इंटरनेशनल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह इसके पार्ट है। फंक्शन जो है 193 allocate global radio spectrum and satellite orbits and develop technical standards that ensure network and technology seamlessly interconnect and improve access to ICTs to underserved communities worldwide। तो ये क्या होता है, ऐसा इसमें होता है इसके फंक्शन। डिजी लॉकर को देखते हैं थोड़ा। तो मिटी का है, मिटी ने इनेबल किया है डिजी लॉकर टू स्टोर एंड एक्सेस हेल्थ रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिविजुअल्स पर्टेनिंग टू आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के रिगार्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, हेल्थ डॉक्यूमेंट्स, हेल्थ रिकॉर्ड्स वगैरह, और उसको डिजी लॉकर के थ्रू आप स्टोर एंड एक्सेस कर सकते हो। ये इनेबल किया है किसने, मिटी ने रिसेंटली। तो डिजी लॉकर एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है मिटी का अंडर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंदर डिजी लॉकर जो है फ्लैगशिप इनिशिएटिव है किसका, मिटी का। तो ये प्लेटफॉर्म है, इट इज ए प्लेटफॉर्म टू इशू स्टोर एंड डिजिटली वेरीफाइड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स। तो ये प्लेटफॉर्म है जहाँ से इशू होता है, स्टोर होता है, डिजिटली वेरीफाई किया जाता है गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट जो होते हैं वो। डॉक्यूमेंट्स इन डिजी लॉकर सिस्टम आर डीम्ड टू बी एट पार विद ओरिजिनल फिजिकल डॉक्यूमेंट्स। तो ओरिजिनल फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की तरह ही इनको माना जाता है अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2016 के अंदर। डिजिटल लॉकर इज एम्ड एट मिनिमाइजिंग द यूजेज ऑफ द फिजिकल डॉक्यूमेंट एंड इनेबलिंग शेयरिंग ऑफ ई डॉक्यूमेंट्स अक्रॉस एजेंसी। तो दिस इज ऑल अबाउट डिजी लॉकर। अब देखते हैं रोड मैप टू प्रमोट IPR इन टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर या टेलीकॉम सेक्टर। तो IPR जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं उसको किस तरह से प्रमोट किया जाए उसके लिए रोड मैप क्या रहेगा। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डिबेट्स ए स्ट्रेटजी
रोड मैप टू प्रमोट आईपीआर इन द टेलीकॉम सेक्टर। रोड मैप प्रपोज क्या किया है, रोड मैप में प्रपोज सॉवरेन पेटेंट फंड होना चाहिए काइंड ऑफ, है ना, टू एग्रीगेट पेटेंट्स फ्रॉम होम ग्रोन फर्म्स एंड ऑफर देम एज ए बकेट अब्रॉड। एंड आगे बताया गया है प्रोक्योरिंग पेटेंट लाइसेंसिंग फॉर की टेक्नोलॉजी सच एज 5G एंड 6G के लिए, तो इसके लिए एक सॉवरेन पेटेंट फंड बनाया जाए, ऐसी बात चल रही है। आगे बताया गया भारत टेक्नोलॉजी बैंक, ये क्या है, टू ऑफर इंडियन पेटेंट्स टू नीडी कंट्रीज एट नॉमिनल फी फॉर क्रिएटिंग डिप्लोमेटिक गुडविल एंड हेल्पिंग इंडियन कंपनीज एक्सेस न्यू मार्केट्स, है ना। तो इसके लिए मतलब भारत टेक्नोलॉजी बैंक की बात की गई है। डिजीकॉम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट बोर्ड, तो ये क्या है, टू फैसिलिटेट आईपीआर लाइसेंसिंग, आईपी मैनेजमेंट एंड आर्बिट्रेट ऑन इशू रिलेटेड टू स्टैंडर्ड essential patent SEP in India. SEP protect the telecom industry core technology like Wi-Fi, Bluetooth, GPS, etc. अब देखते हैं टेक्नोलॉजीज एंड कॉन्सेप्ट्स को, देखते हैं कि क्या है टेक्नोलॉजी और कॉन्सेप्ट क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है, इसको जानते हैं। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन? तो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है अमेंडमेंट इन एफएम रेडियो फेज थर्ड पॉलिसी। एफएम रेडियो फेज थर्ड पॉलिसी के अंदर मतलब अमेंडमेंट किया है गवर्नमेंट ने, इसको अप्रूव किया है। गाइडलाइंस टू सिंप्लीफाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एफएम जो कि 88 to 108 मेगा हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी लेके चलता है, रेफर्स टू द मॉड्यूलेशन प्रोसेस इन विच फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव, रेडियो वेव जो होती है मॉड्यूलेटेड वाइल कीपिंग फेज एंड एम्पलीट्यूड कांस्टेंट। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो होता है AM 335 to 1700 किलो हर्ट्ज, carrier wave amplitude is altered keeping other constant. In phase modulation carrier phase angle is altered. Advantages of FM, disadvantages and uses यदि हम देखें तो फ्रीक्वेंसी जो मॉड्यूलेशन होता है उसके एडवांटेजेस ये होते हैं कि रेजिलेंस टू इंटरफेरेंस होता है ये, और इजी टू मॉड्यूलेट होता है। डिसएडवांटेज के तौर पे पुअर स्पेक्ट्रल इफिशियंसी होती है, रिक्वायर्स मोर कॉम्प्लिकेटेड डीमॉड्यूलेटर की जरूरत होती है, एंड यूज ब्रॉडकास्टिंग ऑडियो ट्रांसमिशन ऑन टीवी। अब देखते हैं एम्बेडेड सिम, ई सिम, ये क्या है। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी जो ट्राई है उन्होंने रिलीज किया है कंसल्टेशन पेपर ऑन ई सिम फॉर M2M मशीन टू मशीन कम्युनिकेशंस। ठीक है, तो ई सिम इज ए फॉर्म फैक्टर दैट इज फिजिकली इंटीग्रेटेड इनटू डिवाइस। तो फिजिकली इंटीग्रेटेड कर दी जाती है डिवाइस के अंदर, ये फॉर्म फैक्टर की तरह काम करती है ना। और मोस्टली बाई सोल्डरिंग टू डिवाइस प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, तो सोल्डरिंग कर दी जाती है इसकी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के ऊपर, डिवाइस के ऊपर ही, बाहर से आपको सिम लगवाने की जरूरत नहीं है, तो ये इसे ई सिम बोलते हैं। इट कैन नॉट बी इजिली रिमूव्ड इन द फील्ड, तो इसको नॉर्मली निकाला नहीं जा सकता है। It requires remote provision which is the ability to remote select SIM profile deployed on a SIM without physically changing SIM card. It supports multi-application unlike regular SIMs. तो ये multi applications को support करती है unlike the regular SIMs and can be modified as per requirement remotely. और दूर से इसको बैठ के modified किया जा सकता है। आर्यभट्ट फर्स्ट के बारे में देखते हैं। आर्यभट्ट फर्स्ट, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हैव बिल्ट ए प्रोटोटाइप ऑफ एन एनालॉग चिपसेट कॉल्ड आर्यभट्ट फर्स्ट। किसने किया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISC ने। एनालॉग रिकन्फ्यूरेबल, तो मतलब एनालॉग एंड रिकन्फ्यूरेबल टेक्नोलॉजी एंड बायस स्केलेबल हार्डवेयर फॉर AI टास्क है ये। इट विल बी फास्टर एंड रिक्वायर्स लेस पावर देन द डिजिटल चिप्स एंड फाउंड इन मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेज उसमें पाया जाएगा। इट वुड बी हेल्प फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI बेस्ड एप्लीकेशन लाइक ऑब्जेक्ट फॉर स्पीच रिकॉग्निशन, एलेक्सा और सिरी के लिए काम आएगा काइंड ऑफ, है ना, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा उसके लिए। और ये क्या करेगा? इट विल बी फास्टर एंड रिक्वायर्स लेस पावर देन डिजिटल चिप्स, डिजिटल चिप्स की तुलना में इसको कम पावर की रिक्वायरमेंट होगी। और फाउंड इन मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, जो कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज के अंदर पाई जाती है ना, वो डिजिटल चिप्स की तुलना में ये काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, रिक्वायर लेस पावर और फास्टर भी होगा। डिफरेंट मशीन लर्निंग आर्किटेक्चर्स डिफरेंट मशीन लर्निंग आर्किटेक्चर्स कैन बी प्रोग्राम्ड ऑन इट एंड ऑपरेट अक्रॉस ए वाइड रेंज ऑफ द टेम्परेचर काइंड ऑफ, है ना। अब देखते हैं 2.15.3 साइबर सिक्योरिटी के बारे में देखते हैं क्या चल रहा है। तो साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइंस आई है, वो देख लेते हैं क्या है। तो सर्टिन जो है, जिसकी फुल फॉर्म बनती है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, सर्टिन हैज इशूड डायरेक्शन रिलेटिंग टू द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी practices and reporting of the cyber incidents. These are released under the provision of Information Technology Act 2000. की गाइडलाइंस क्या है? साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइंस के रिगार्डिंग ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एजेंसीज विल मैंडेटरली हैव टू रिपोर्ट ऑल साइबर ब्रीचेज इंसिडेंट टू सर्टेन विद इन 6 hours। इंपॉर्टेंट है ना, 6 घंटे के अंदर रिपोर्ट करना पड़ेगा। ऑल सर्विस प्रोवाइडर्स, इंटरमीडिएरीज और डेटा सेंटर्स एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सेल मैंडेटरली इनेबल लॉक्स ऑफ ऑल देयर ICT सिस्टम and maintain them securely for a rolling period of 180 days and same shall be maintained within Indian jurisdiction.
वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स जो होते हैं, वीपीएस सर्वर प्रोवाइडर जो होते हैं, वीपीएन सिस्टम, वीपीएस सिस्टम जो होते हैं सर्विस प्रोवाइडर, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर जो प्रोवाइडर्स होते हैं। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर नीड टू रजिस्टर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू सब्सक्राइबर नेम्स, है ना, एंड सब कस्टमर हायरिंग सर्विसेज एंड ईटीसी, मेंटेन देम फॉर 5 years और लॉन्गर ड्यूरेशन एज मैंडेटेड बाई लॉ। अब देखते हैं क्रिप्टो जैकिंग क्या होती है। तो क्रिप्टो जैकिंग के बारे में बताया गया है, कीवर्ड है क्या है क्रिप्टो जैकिंग। क्रिप्टो जैकिंग इज ए साइबर अटैक, क्रिप्टो जैकिंग इज ए साइबर अटैक दैट इज हार्ड टू डिटेक्ट, जिसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, वेर इन कंप्यूटिंग डिवाइस इज हैक्ड बाई द अटैकर एंड इट्स रिसोर्सेज आर यूज टू इलिसिटली कॉइन माइनिंग ऑफ द क्रिप्टो करेंसी। तो इसे क्रिप्टो जैकिंग बोलते हैं। कॉइन माइनिंग इज लेजिटिमेट कॉम्पिटिटिव प्रोसेस यूज टू रिलीज न्यू क्रिप्टो कॉइन्स इनटू द सर्कुलेशन और टू वेरीफाई न्यू ट्रांजैक्शंस। It involves solving complex computational problems to generate blocks of verified transactions and get added to the blockchain. कॉइन माइनिंग एक लेजिटिमेट, ठीक है, कम्पिटिटिव प्रोसेस है, ध्यान रखना है। लेकिन क्रिप्टो जैकिंग जो है वो एक साइबर अटैक है दैट इज हार्ड टू डिटेक्ट, जिसको डिटेक्ट करना बहुत टफ होता है, वेयर इन कंप्यूटर डिवाइस इज हैक्ड बाई ए अटैकर एंड इट्स रिसोर्सेज आर यूज टू इलिसिटली कॉइन माइनिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी, है ना। अब देखते हैं ब्लू बगिंग क्या होती है। तो इट इज़ ए फॉर्म ऑफ हैकिंग, ब्लू बगिंग एक तरीके की फॉर्म ऑफ हैकिंग है दैट लेट्स अटैकर्स एक्सेस ए डिवाइस थ्रू इट्स डिस्कवरेबल ब्लूटूथ कनेक्शन। तो डिस्कवरेबल ब्लूटूथ कनेक्शन के थ्रू क्या कर लिया जाता है, डिवाइस का एक्सेस ले लिया जाता है। वन से ब्लूटूथ कनेक्टेड कनेक्शन इज एस्टेब्लिश, हैकर यूज ब्रूट फोर्स अटैक्स टू बाईपास ऑथेंटिकेशन। वन से डिवाइस इज ब्लू bugged, a hacker can listen the calls, read and send messages and still एंड मॉडिफाई कॉन्टैक्ट्स, ये सब किया जा सकता है ब्लू बगिंग। टू प्रिवेंट इट क्या होता है, टर्निंग ऑफ ब्लूटूथ एवन व्हेन नॉट इन यूज एंड अपडेटिंग द डिवाइस, अपडेट करते रहिए डिवाइस को, लिमिटेड यूज ऑफ द पब्लिक वाईफाई वगैरह की। हर्मिट क्या है ये देखते हैं क्या है। हर्मिट इज ए न्यू स्पाईवेयर विद कैपेबिलिटी टू अटैक बोथ एंड्रॉयड एंड iOS डिवाइस। ये न्यू स्पाईवेयर है जिसके अंदर कैपेसिटी है अटैक करने, कैपेबिलिटी है अटैक करने की एंड्रॉयड और iOS दोनों डिवाइसेस को। तो स्पाईवेयर है ना। Hermit is a commercial spyware known to be used by governments with victims in Kazakhstan, Italy and North Syria. Spyware is a malicious software. Spyware होता क्या है, एक malicious software होता है और malware होता है ये, इंस्टॉल ऑन ए कंप्यूटिंग डिवाइस टू स्टील सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थ्रू कन्वर्ट डाटा ट्रांसमिशन, काइंड ऑफ, है ना। अब देखते हैं अदर्स कुछ और जो चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। परम्पोरल, परम्पोरल क्या है ये, व्हाट इज परम्पोरल। तो परम्पोरल इज ए स्टेट ऑफ द आर्ट सुपर कंप्यूटर एट NIT तिरुचिरापल्ली, है ना। तो तिरुचिरापल्ली के अंदर जो सुपर कंप्यूटर है ना, उसको बोला गया है ये, जस्ट मिनट। तो तिरुचिरापल्ली के अंदर स्टेट ऑफ आर्ट सुपर कंप्यूटर है ये, जिसका नाम परम पोरुल है, ठीक है। तो परम पोरुल जो है काइंड ऑफ अंडर फेज 2 ऑफ द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM के अंदर ये परम पोरुल करके आपको ध्यान रखना है नाम, स्टेट ऑफ द आर्ट सुपर कंप्यूटर एट NIT, ठीक है। और तिरुचिरापल्ली के अंदर ये है। मेजॉरिटी ऑफ द कंपोनेंट्स यूज टू बिल्ड परम्पोरुल, परम्पोरुल को बनाने के लिए जो मेजॉरिटी ऑफ द कंपोनेंट्स यूज में लिए गए हैं हैव बीन मैन्युफैक्चर्ड एंड असेंबल्ड विद इन द कंट्री। इट इज़ बेस्ड ऑन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लिक्विड कूलिंग के टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस है पूरा, तो ऑब्टेन ए हाई पावर यूजेज इफेक्टिव एंड देयर बाई रिड्यूसिंग द ऑपरेशनल कॉस्ट। अंडर NSM क्या था, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, टिल date 15 supercomputers have been installed across the nation with a computing capacity of 24 petaflops. परम शिवाय was the first supercomputer assembled indigenously. परम शिवाय को याद रखना, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था जो कि इंडिजिनियसली असेंबल्ड किया गया था। और परम पोरुल को भी आपको देख लेना। अब देखते हैं ट्रू रैंडम नंबर जनरेटर। ट्रू रैंडम नंबर जनरेटर क्या है ये। तो IISc हैज डेवलप्ड ए TRNG तरंग बोल सकते हो आप इसको, थोड़ा बहुत है ना, काइंड ऑफ, दैट कैन इम्प्रूव डाटा एनक्रिप्शन एंड प्रोवाइड इम्प्रूव सिक्योरिटी फॉर सेंसिटिव डिजिटल डाटा, है ना। तो इसमें क्या है, डाटा का एनक्रिप्शन इसमें इम्प्रूव होगा, ऐसा कुछ डेवलप किया है इन्होंने, इसको ट्रू रैंडम नंबर जनरेटर बोला है। इससे आपका इम्प्रूव होगा डाटा का एनक्रिप्शन एंड सिक्योरिटी फॉर सेंसिटिव डिजिटल डाटा जो होगी वो भी इनहेंस होगी, जैसे क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, पासवर्ड वगैरह। एनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन कैन बी डिकोडेड ओनली बाई अथोराइज्ड यूजर्स हु हैव एक्सेस टू ए क्रिप्टोग्राफिक की, जिसके पास क्रिप्टोग्राफिक की का एक्सेस होगा। अनप्रडिक्टेबल एंड रैंडमली जनरेटेड टू रजिस्ट हैकिंग, की जनरेटेड बाय कंप्यूटर्स यूजिंग सूडो रैंडम नंबर जनरेटर्स एंड
तरंग एक्सट्रैक्ट रैंडम नंबर फ्रॉम इनहेरेंटली रैंडम फिजिकली प्रोसेस काइंड ऑफ। तो आपने देख लेना। तिहान अब देख लेते हैं। टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन। तो तिहांग इंडिया फर्स्ट ऑटोनोमस नेविगेशन फैसिलिटी है ये, और बहुत ग्राउंड एंड एरियल व्हीकल्स की टेस्टिंग के लिए बहुत इनोवेटेड एट IIT हैदराबाद। तिहान बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज ए मल्टी डिसिप्लिनरी इनिशिएटिव टू मेक इंडिया ए ग्लोबल प्लेयर इन फ्यूचरिस्टिक एंड नेक्स्ट जनरेशन स्मार्ट मोबिलिटी टेक्नोलॉजी। तो पहले तो आपको ध्यान रखना है, तिहान इंडिया का फर्स्ट ऑटोनोमस नेविगेशन फैसिलिटी है, और ग्राउंड के लिए भी और एरियल व्हीकल्स के लिए भी, एरियल व्हीकल टेस्टिंग के लिए ना, was inaugurated at IIT Hyderabad. It will provide industry research, development labs and academia platform for research in autonomous navigation. It is one of the 25 technology innovation hubs under National Mission or on Interdisciplinary Cyber Physical System NMICPS के अंदर it is one of the 25 technology innovation hubs में से एक है ये बताया गया। तो इस तरह से हमारा टॉपिक नंबर 2 एंटायरली हमने कंप्लीट कर लिया है। अब टॉपिक नंबर 3 के ऊपर हम आ चुके हैं, जो कि है स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी को स्टार्ट करते हैं। मार्स ऑर्बिटर मिशन जो है 3.1 नंबर पे फर्स्ट टॉपिक जो है वो न्यूज़ के अंदर क्यों है। इंडिया ने मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM स्पेस क्राफ्ट है ना, उससे अपना कम्युनिकेशन खो दिया है ग्राउंड स्टेशन, ब्रिंगिंग एन एंड टू इट्स लाइफ आफ्टर 8 लॉन्ग ईयर। देख लेते हैं मंगलयान या MOM के बारे में। मार्स ऑर्बिटर मिशन जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इसके काइंड ऑफ है ना, ऑब्जेक्टिव्स जो हैं मार्स ऑर्बिटर मिशन के वो हैं साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव जो है और टेक्नोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव जो है, दोनों देखते हैं। साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव तो है एक्सप्लोर करना है मार्शियन सरफेस को, उसके फीचर्स को, और वहाँ पे मिनरलोजी जो है और मॉर्फोलॉजी जो है और एटमॉस्फेयर, उसको जानना है यूजिंग इंडिजीनियस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। टेक्नोलॉजिकल क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स है, वो है डेवलप करनी है टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है जो कि प्लानिंग के अंदर, डिजाइनिंग के अंदर, मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ एन इंटरप्लेनेटरी मिशन। ये यहाँ पे बताया गया है कि फैक्ट्स अबाउट द मिशन यदि हम देखें तो ये फैक्ट्स जो थे वो ये थे कि 2013 में इसको PSLV C-25 के द्वारा लॉन्च किया गया था, और ये फर्स्ट इंडिया का इंटरप्लेनेटरी मिशन था मंगलयान। मिशन मेड इंडिया द फर्स्ट एशियन कंट्री एंड द वर्ल्ड की चौथे नंबर की कंट्री इंडिया को बना दिया था टू गेट टू द प्लेनेट। गए हैं रशिया, US और EU। एंड 850 किलोग्राम का फ्यूल इसके अंदर था, और 5 साइंस की रिसर्च पेलोड थे। एंड इसके जो स्पेस क्राफ्ट था ट्रैक्ड बाय द इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क IDSN इसको ट्रैक कर रहा था, जो कि बेंगलोर के पास में लोकेटेड है। 5 पेलोड्स ऑफ मॉम जो थे वो यदि हम देखें तो एक तो मार्स कलर कैमरा था, एक था लाइमेन एल्फा फोटोमीटर, ठीक है, एक था थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर था, और एक मार्स एक्जोस्फेरिक न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइजर था, मैथेन सेंसर था। तो ये जो थे इसके ऊपर पेलोड्स रखे गए थे गाइड। टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट ऑफ मॉम जो देखें तो क्या क्या रही हैं, तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपोजिशन ऑफ सेवरल गैसेज इन मार्शियन एक्जोस्फेयर इंक्लूडिंग डिस्कवरी ऑफ सुप्राथर्मल आर्गन 40 एटम्स डिस्कवरी की गई है। 8 फोटोग्राफ फॉर द फर्स्ट टाइम द फार साइड ऑफ डाइमोस की फार साइड को इसने काइंड ऑफ देखा है। वन ऑफ द नेचुरल सैटेलाइट है जो कि मार्स का। मिशन कैप्चर टाइम वेरिएशन ऑफ द मार्शियन पोलर आइस कैप्स। अदर मार्स मिशन को यदि हम देखें तो परसेवरेंस जो है वो चल रहा है इसका नासा का, होप मिशन चल रहा है UAE का, ताइवान जो है फर्स्ट चाइना का चल रहा है, और जापान का जो है वो है मार्स मून्स एक्सप्लोरेशन MMX मिशन की इंफॉर्मेशन आपको जाननी है, जान के रखनी है, इनको रखना है याद। लगता है कि ऑप्शन रिलेटेड न्यूज देखें तो नासा का जो परसेवरेंस रोवर है उसके बारे में कुछ है। तो परसेवरेंस रोवर मिशन इज पार्ट ऑफ नासाज मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम, ए लॉन्ग टर्म एफर्ट टू रोबोटिक एक्सप्लोरेशन ऑफ मार्स। रिसेंटली इट प्लेट्स ए टाइटेनियम ट्यूब कंटेनिंग ए रॉक सैंपल ना ऑन सरफेस ऑफ द मार्स। इसने क्या कर दिया, प्लेस कर दिया रिसेंटली जो इग्नियस रॉक सैंपल वाज कलेक्टेड फ्रॉम द मार्स, और J0 क्रेटर है साउथ के अंदर यहाँ पे, तो वहाँ से यहाँ में इन्होंने एक इग्नियस रॉक सैंपल को कलेक्ट किया है। सैंपल्स आर बीइंग प्लेस एट ए लोकेशन कॉल्ड 3 Forks। फर्स्ट सच सैंपल डिपोट ऑन अनदर वर्ल्ड। रिपोर्ट
will serve as a backup if Perseverance can't deliver its sample, and such subsequent NASA mission would return these samples to Earth. Recently, it also captured the solar eclipse on Mars featuring Phobos, one of the Mars 2 moon. तो एक तो डाइमोस जो था, एक दूसरा क्या है, फोबोस है मार्स की। ये फोटो ली है ना। आगे बताया गया है इन ए रिलेटेड न्यूज, मार्स का जो ऑक्सीजन इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट है, मॉक्सी को बोलते हैं, हैज प्रोड्यूस ऑक्सीजन एट मार्स विद कंपोनेंट्स फ्रॉम द प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर। मॉक्सी वाज सेंट बाय मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो एमआईटी के द्वारा इसको भेजा गया, विद नासा रोवर के साथ भेजा गया था। अब देखते हैं, काफ़ी फेमस एक व्हीकल रहता है, लॉन्च व्हीकल, जो कि पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, पीएसएलवी, उसके बारे में जानते हैं, उसकी फीचर्स को देखते हैं क्या है ये। तो पीएसएलवी ऑन इट्स 55th मिशन, पीएसएलवी ने अपनी 55वां मिशन, जिसमें 50 पीएसएलवी 53 था, जिसका नाम है 53, सक्सेसफुली लॉन्च किया है। 3 सिंगापोरियन सेटेलाइट्स को लॉन्च किया है इन सेकंड कमर्शियल मिशन ऑफ द न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के सेकंड कमर्शियल मिशन। देखो ये पूरे लॉन्चिंग व्हीकल्स है, एसएसएलवी, पीएसएलवी, जीएसएलवी, LLVM3, तो ये लॉन्च व्हीकल्स हैं काइंड ऑफ, है ना। थोड़ा और देख लेते हैं इसके बारे में न्यूज़ को। तो बिसाइड्स प्लेसिंग सैटेलाइट इन ऑर्बिट, इसरो ऑल्सो अचीव्ड सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, पॉइम को भी सक्सेसफुली कर लिया है कुल मिला के इसरो ने। अबाउट पॉइम के बारे में देखिए यदि, क्या है पॉइम की फुल फॉर्म, पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। तो पॉइम ए प्लेटफॉर्म विच अलाउज इन ऑर्बिट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट यूजिंग फाइनल, जो फर्स्ट स्टेज ऑफ पीएसएलवी होती है उसको यूज में लेते हुए इन ऑर्बिट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट इसमें किए जाते हैं पॉइम के। डेडिकेटेड नेविगेशन गाइडेंस एंड कंट्रोल सिस्टम है इसमें, एक्ट एज ए प्लेटफॉर्म्स ब्रेन टू स्टेबलाइज इट विद स्पेसिफाइड एक्यूरेसी। पावर सोर्स की बात करें तो माउंटेड सोलर पैनल्स और लिथियम आयन बैटरीज के ऊपर लगाई गई है। अब जो आपके व्हीकल्स हैं उनको थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं, इसरो लॉन्च व्हीकल्स, तो इसमें आप एसएसएलवी, पीएसएलवी, जीएसएलवी और LVM3 को थोड़ा कंपेयर किया गया है, तो देख लेते हैं स्टेज कितनी होती है, पेलोड वगैरह कितना होता है, प्लेन पॉइंट ऑफ व्यू से इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एसएसएलवी को देते हैं, तो ये 3 स्टेज होता है। पीएसएलवी आपका 4 स्टेज होता है, और आपका जीएसएलवी 3 स्टेज होता है, और लेटेस्ट जो आपका जीएसएलवी MK3 जो है, LVM3 जिसको बोलते हैं, ये 3 स्टेज है, ये व्हीकल भी, है ना। तो जो आपका एसएसएलवी होता है उसमें जो 3 स्टेज होती है, उसमें 3 सॉलिड प्रोपल्जन स्टेज होती हैं, एंड लिक्विड प्रोपल्जन बेस वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल एज ए ट्रिमिंग स्टेज होता है, टर्मिनल स्टेज होता है, सॉरी। तो इसमें क्या होता है, 3 सॉलिड प्रोपल्जन स्टेट्स होती है। यदि हम पीएसएलवी की बात करें तो 1 और 3 ऑड नंबर पे जो है वो सॉलिड है, ठीक है, और 2 और 4 जो है वो लिक्विड है। 3 स्टेज जीएसएलवी की हम बात करें, 3 स्टेज होती है जीएसएलवी के अंदर, यदि जीएसएलवी की हम बात करें तो पहली सॉलिड, दूसरी लिक्विड और थर्ड क्रायोजेनिक अपर स्टेज होती है। और जो आपका MK3 है उसके अंदर फर्स्ट लिक्विड, दूसरी सॉलिड, ठीक है, और थर्ड जो है क्रायोजेनिक अपर स्टेज होती है, ध्यान रखना है। यदि पेलोड की हम बात करें, कैपेसिटी एंड ऑर्बिट्स, तो मिनी, माइक्रो और नैनो सैटेलाइट्स को लेकर जा सकता है 500 किलोमीटर तक की ऑर्बिट तक एसएसएलवी जो होता है। ये 1750 किलोग्राम का जो ऑब्जेक्ट है उसको सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट तक ले जा सकता है, और 1425 को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स के अंदर ले जा सकता है, जियो सिंक्रोनस एंड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। इसके अंदर 2250 kg को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में ले जा सकता है, और 6 टन तक के को लो अर्थ ऑर्बिट में ले जा सकता है। अप टू 4 टन इंटू जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में ले जा सकता है, और 8 टन को लो अर्थ ऑर्बिट में ले जा सकता है, MK जो 3 है। तो ये आपने इनके स्पेसिफिकेशन देख लिए हैं। अब देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ऑर्बिट होते हैं, एक तो GEO होता है, एक लो अर्थ ऑर्बिट होता है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है, लो अर्थ ऑर्बिट होता है, पोलर ऑर्बिट होता है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है, सबको जानते हैं कि क्या होते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वैसे ही आपको ध्यान रखना है। जियो स्टेशनरी जो ऑर्बिट होता है, GEO, यदि इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल जाने तो सैटेलाइट्स इन GEO सर्कल अर्थ अबव द इक्वेटर वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर ये सर्कल करते हैं अर्थ को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर, है ना। सैटेलाइट्स जो होते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर वो अर्थ के इक्वेटर के ऊपर घूमते हैं, फॉलोइंग अर्थ रोटेशन, अर्थ के रोटेशन को फॉलो करते हैं। दिस मेक सैटेलाइट्स जियो अपीयर टू बी स्टेशनरी ओवर ए फिक्स पोजीशन, क्योंकि अर्थ के रोटेशन को फॉलो करते हैं तो थोड़े स्टेशनरी ये नजर आते हैं, एक फिक्स लोकेशन से इसको देखते हैं। तो लो अर्थ ऑर्बिट की यदि हम बात करें तो ये एक ऑर्बिट होता है, रिलेटिवली क्लोज टू अर्थ सरफेस होता है, इट इज नॉर्मली एट एन एटीट्यूड ऑफ लेस देन 1000 किलोमीटर होता है ना, एंड इट कुड बी एज लो एज 160 किलोमीटर अबव अर्थ हो सकता है। पोलर ऑर्बिट की बात करें तो सैटेलाइट जो पोलर ऑर्बिट के अंदर होते हैं वो यूजुअली ट्रेवल करते हैं पास्ट अर्थ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ के अंदर ये ट्रेवल करते हैं, रेदर देन वेस्ट टू ईस्ट, और पासिंग रफली ओवर अर्थ पोल, तो अर्थ के पोल के आसपास से गुजरते हैं, गाइड ऑफ रफ। आगे बताया सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, इट इज ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ पोलर ऑर्बिट, ये एक स्पेसिफिक पोलर ऑर्बिट है ना। सैटेलाइट्स इन SSO सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर जो सैटेलाइट्स होते हैं ट्रेवल ओवर द पोलर रीजन्स आर सिंक्रोनस विद सन,
तो इनका जो ट्रैवलिंग होती है वो सिंक्रोनाइज होती है सन के साथ काइंड ऑफ। अब देखते हैं नेविक के बारे में, काफ़ी न्यूज़ के अंदर रहा है नेविक और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिल्म पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नेविक है क्या? नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। तो इंडियन कॉन्स्टलेशन के साथ नेविगेशन, ये है नेविक, है ना। लाइक जिस तरह से आपका जीपीएस होता है वैसा ही नेविक है। तो सेंटर पुश कर रहा है स्मार्टफोन मेकर्स को कि इनेबल कीजिए आप नेविक के सपोर्ट को, है ना। सपोर्ट ऑफ इस नेविक नेविगेशन सिस्टम इन न्यू डिवाइसेस फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। तो अगले साल से आप नेविक बिल्कुल नेविक वाले डिवाइसेस को इनेबल कीजिए, नेविक को मतलब डिवाइसेस के अंदर। तो नेविक के बारे में थोड़ा जानते हैं थोड़ा और अच्छे से। तो ये इंडिपेंडेंट स्टैंड अलोन नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम है जो कि इसरो ने डेवलप किया है, और इसको अर्लियर IRNSS के नाम से भी जानते थे, इंडियन रीजनल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम के नाम से भी जाना जाता था इसको। इसमें 7 सैटेलाइट्स हैं और जो कि कवर कर रहे हैं पूरा, तो इंडिया का लैंडमार्क कवर हो रहा है, अप टू 1500 किलोमीटर फ्रॉम बाउंड्रीज कवर हो रहा है। फोर्थ कमिंग चेंज इसमें क्या होने वाले हैं? टू एड L1 स्पेक्ट्रम बैंड इनटू नेविक विच इज पार्ट ऑफ जीपीएस एंड इज मोस्ट यूज फॉर सिविलियन नेविगेशन यूज के लिए इसका रहेगा। एक्सपेंशन जो इसका होगा वो हेल्प करेगा इंक्रीज इट्स यूज इन सिविलियन सेक्टर एंड शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ट्रैवलिंग फार फ्रॉम दी कंट्रीज बॉर्डर। एप्लीकेशन की यदि हम बात करें तो पब्लिक व्हीकल ट्रैकिंग इन इंडिया, प्रोवाइडिंग इमरजेंसी वार्निंग अलर्ट्स टू फिशरमैन, ट्रैकिंग एंड प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू नेचुरल डिजास्टर ये प्रोवाइड करेगा। अब यदि थोड़ा सा और देखते हैं नेविक को, तो 15,000 किलोमीटर बियॉन्ड दी बाउंड्री ये जाने वाला है। इसमें जो 4 सैटेलाइट्स है वो तो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर, और 3 सैटेलाइट्स वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर, ध्यान रखना है हाँ। और जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में हमने जान ही लिया है कि किस टाइप के ऑर्बिट्स होते हैं काइंड ऑफ, है ना। आगे देखते हैं कुछ ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट जो सिस्टम है, लाइक यूएसए का तो जीपीएस है ही, ग्लोनास है रसिया का है ना, नाम याद रखना है, मैच के फॉलोइंग्स में आ सकता है। ग्लोनास रसिया का है, गैलीलियो जो है फ्रॉम यूरोपियन यूनियन है, और बाइदू चाइना का है। इन एडिशन देयर इज 2 रीजनल सिस्टम, एक नेविक है इंडिया का और एक है QZSS फ्रॉम जापान, ये रीजनल है, ठीक है, ये रीजनल सिस्टम से ध्यान रखना है आपको। थोड़ा रिलेटेड न्यूज़ को देखते हैं और, तो रिलेटेड न्यूज़ के अंदर बताया गया है AAI जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया सक्सेसफुली कंडक्ट किया है इन्होंने अपना फ्लाइट ट्रायल यूजिंग गगन। तो गगन को यूज में लेते हुए फ्लाइट ट्रायल्स यूज की मतलब सक्सेसफुली कंडक्ट किए हैं वेट्स LPV अप्रोच प्रोसीजर। तो इंडिया इज फर्स्ट कंट्री इन एशिया पैसिफिक रीजन टू अचीव सच ए लैंडमार्क इन फील्ड ऑफ एयर नेविगेशन सर्विसेज। LPV होता क्या है? लोकलाइजर परफॉर्मेंस विद वर्टिकल गाइडेंस। LPV होता है परमिट्स एयरक्राफ्ट गाइडेड approaches that are operationally nearly equivalent to Category 1 Instrument Landing System CAT-1 ILS without the need for ground-based navigation infrastructure। तो ये होता है LPV, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। थोड़ा गगन के बारे में जानते हैं। तो गगन के फुल फॉर्म पहले तो आप देख लीजिए अच्छे से, GPS एडेड जियो ऑग्यूमेंटेड नेविगेशन। GPS एडेड जियो ऑग्यूमेंटेड नेविगेशन गगन होता है। गगन जो है एन इंडियन सेटेलाइट बेस्ड ऑग्यूमेंटेड सिस्टम है, ये पूरा है ना, ऑग्यूमेंटेशन सिस्टम है, इंडियन सेटेलाइट बेस्ड है, जॉइंटली डेवलप किया गया है AAI और इसरो के द्वारा फॉर इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज को, इक्वेटोरियल जो रीजन के अंदर है उनके लिए, है ना। इन वन अमॉन्ग दी ओनली फॉर स्पेस बेस्ड ऑग्यूमेंटेड सिस्टम अवेलेबल इन द वर्ल्ड विच ऑल्सो इंक्लूडेड US का वास है, यूरोप का EGNOS है, एंड जापान का MSAS है। इनको ध्यान रखना आपको। बेनिफिट्स क्या हो गए गगन के? एयर ट्रैफिक कंट्रोलिंग में ये हेल्प करेगा, मैनेज रोड एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा, एंड हेल्प फार्मर्स इन क्रॉप क्रॉप्स के ऊपर स्प्रे वगैरह करने में हेल्प करेगा ये फार्मर्स को। अब देखते हैं आर्टेमिस फर्स्ट के बारे में। तो आर्टेमिस मिशन काफ़ी फेमस मिशन है, आपको पता है। तो रिसेंटली नासा ने आर्टेमिस फर्स्ट मिशन सक्सेसफुली लिफ्टेड ऑफ फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर से, ये जो फर्स्ट इनका मिशन है आर्टेमिस फर्स्ट जो है वो लिफ्ट ऑफ हो गया एक तरीके से, हम ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो आर्टेमिस फर्स्ट के बारे में जानते हैं। स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS रॉकेट, द ओरियन स्पेसक्राफ्ट एंड ग्राउंड सिस्टम ऑफ कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा। तो ये इसके थ्रू पूरा ये गाइड पूरा कंट्रोल रहेगा आर्टेमिस फर्स्ट। तो देख लेते हैं स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS रॉकेट ये कौन सा है। द मोस्ट पावरफुल रॉकेट इन द वर्ल्ड है, ये ध्यान रखना है SLS स्पेस लॉन्च सिस्टम में। डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर डीप स्पेस मिशन विद ह्यूमंस। तो ह्यूमंस के साथ डीप स्पेस मिशन के लिए इसको बनाया गया है बेसिकली, और ये मोस्ट पावरफुल रॉकेट इन द वर्ल्ड है, स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट, है ना। द ओरियन स्पेसक्राफ्ट है जो यूज में लिया गया है, तो ये डिजाइन किया गया है टू कैरी एस्ट्रोनॉट्स टू डीप स्पेस, है ना। और करंटली द ओनली स्पेसक्राफ्ट कैपेबल टू क्रू डीप स्पेस फ्लाइट्स एंड हाई स्पीड रिटर्न फ्रॉम द विसिनिटी ऑफ द मून, ध्यान रखना है। तो एकमात्र ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो अब तक ये काम कर पाएगा काइंड ऑफ, है ना। कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा को यदि हम देखें तो डेवलप ऑपरेट एंड सिस्टम्स एंड फैसिलिटीज नेसेसरी टू प्रोसेस असेंबल एंड लॉन्च रॉकेट्स एंड स्पेसक्राफ्ट। तो ये पूरा क्या है, एक सिस्टम है ऐसा जो फ्लोरिडा कैनेडी स्पेस सेंटर में है। अब देखते हैं आर्टेमिस फर्स्ट मिशन के बारे में। इसका एम है टू बिल्ड ए लॉन्ग टर्म ह्यूमन प्रेजेंस एट द मून।
लॉन्ग टर्म ह्यूमन प्रेजेंस मून के ऊपर बनाया जाए उसके लिए इसको बिल्ड किया गया है। मिशन के जो स्पेसिफिकेशंस है वो क्या है, अनक्रूड फ्लाइट टेस्ट दैट विल बी प्रोवाइडेड ए फाउंडेशन फॉर ह्यूमन डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए जो फाउंडेशन प्रोवाइड करेगा उस तरीके का एक अनक्रूड फ्लाइट टेस्ट होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो विद आर्टेमिस नासा इज प्लानिंग टू लैंड द फर्स्ट वुमेन ऑन द मून, ध्यान रखना है आपको। फर्स्ट इंटीग्रेटेड टेस्ट ऑफ नासाज डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन सिस्टम विच इंक्लूड्स, विच के अंदर बताया गया होगा कुछ फ्यूचर मिशन में आर्टेमिस फर्स्ट विल बी फॉलोड बाय आर्टेमिस सेकंड जो कि 2024 में जाना है, आर्टेमिस थर्ड जो कि 2026 में प्लान्ड है। क्या आपको पता है कुछ बताया गया है यहाँ पे ना कि 1969 फ्रॉम 1969 टू 1972 द नासा अपोलो प्रोग्राम टुक ह्यूमंस टू द मून। अपोलो जो प्रोग्राम था नासा का वो ह्यूमंस लेके गया था। आर्टेमिस इज द ट्विन सिस्टर ऑफ अपोलो एंड गॉडेस ऑफ द मून इन ग्रीक मैथोलॉजी। तो गॉडेस ऑफ द मून जो है उनकी ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर ट्विन सिस्टर है। आर्टेमिस इज द ट्विन सिस्टर ऑफ द अपोलो है। आर्टेमिस द ट्विन सिस्टर ऑफ द अपोलो एंड गॉडेस ऑफ द मून इन ग्रीक मिथोलॉजी है ना, माइथोलॉजी बेसिकली। अब देखते हैं आर्टेमिस 1 मिशन ऑब्जेक्टिव्स क्या रहने वाले हैं। तो ये क्या करेगा, डेमोन्स्ट्रेट करेगा ऑरियंस हट शील्ड कैन विदस्टैंड द हाई स्पीड एंड हाई हीट कंडीशंस व्हेन रिटर्निंग थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर। स्टडी करेगा रेडिएशन इन्वायरमेंट ऑफ द डीप स्पेस की। रिट्रीव करेगा ऑरियन आफ्टर ना स्प्लैश डाउन के बाद में। विल प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू इंजीनियर्स फ्यूचर मिशन के बारे में प्रोवाइड करेगा इन्फॉर्मेशन। एंड अकॉर्डिंग टू फ्लाइट टेस्ट ऑब्जेक्टिव लाइक सर्टिफाइंग ओरियन ऑप्टिकल नेविगेशन सिस्टम एंड डिप्लॉइंग क्यूब सेट्स एंड स्टडी द मून टू लर्न मोर अबाउट द ओरिजिन हिस्ट्री अर्थ मून ऑफ द मून एंड सोलर सिस्टम के लिए भी है ना। मेजर मिशन टू द मून क्या रहे हैं यदि हम देखें डिफरेंट कंट्रीज के, तो यूएसएसआर के जो मिशन रहे हैं उसमें लूना 1, लूना 2, लूना 3 रहे हैं। लूना 2 वाज द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू इम्पैक्ट द मून सरफेस। ये फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट था जिसने कि इम्पैक्ट किया मून सरफेस को। यूएसए के क्या रहे हैं इसमें, लूनर ऑर्बिटर 1 अपोलो 11, ठीक है, फर्स्ट ह्यूमन टू लैंड ऑन द मून हुआ था अपोलो 11 से। और लूनर रिकॉन्सियंसिस ऑर्बिटर LRO, ठीक है। तो ये है LRO के बारे में है ना। आगे देखते हैं जापान का हाइटेन है ना, और चाइना का चियांग 1 ना, और यहाँ पे इंडिया का जो है चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 रहे हैं काइंड ऑफ बात करें तो। आगे बताया गया रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, रेट्रोग्रेड ऑर्बिट क्या होता है। रेट्रोग्रेड ऑर्बिट क्या होता है इसको देखते हैं। आफ्टर गेटिंग क्लोजर टू द मून द ओरियन स्पेसक्राफ्ट यूज द ग्रेविटेशनल किक। तो मून के पास से गुजरने के बाद में जो ओरियन स्पेसक्राफ्ट होगा वो ग्रेविटेशनल किक को यूटिलाइज करेगा। इट रिसीव्स टू एंटर सो कॉल्ड डिस्टिंक्ट रेट्रोग्रेड ऑर्बिट। रेट्रोग्रेड मीन्स दैट इट विल ऑर्बिट द मून इन अपोजिट डायरेक्शन। ध्यान रखना रेट्रोग्रेड का मतलब क्या होता है। टू द वन इन विच द मून उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये क्या करेगा, ऑर्बिट करेगा मून को। ओरियन विल स्टे इन द ऑर्बिट फॉर सम डेज देन इट विल स्विंग बैक टुवर्ड्स डाउन टुवर्ड्स द मून फॉर अनदर किक टू हेल्प पावर इट्स जर्नी बैक टू अर्थ। तो दिस इज ऑल अबाउट जो मून के ऊपर जो मिशन हैं उनके बारे में हमने थोड़ा यहाँ पे देख लिया है। अब देखते हैं 3.5 नंबर का टॉपिक, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, जिसको कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।